नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है थ्योरी ऑफ सप्लाई। ठीक है, थ्योरी ऑफ सप्लाई की हम शुरुआत करेंगे। जिसने थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ा है उसके लिए थ्योरी ऑफ सप्लाई इजी रहेगा, क्योंकि बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको रिवर्स मिलेंगी, बाकी कंसेप्ट सेम है, क्वेश्चंस भी आपको लगभग सेम ही लगेंगे। ठीक है, बट सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे यहाँ पर। अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने कॉस्ट प्रोडक्शन पढ़ा था। एक प्रोड्यूसर है, मान लो आप प्रोड्यूसर हो, आप किसी चीज का प्रोडक्शन करते हो, आपने उस चीज का प्रोडक्शन किया, फिर हमने पढ़ा कॉस्ट, उस पर कॉस्ट हमारी कितनी लगी। फिर हमने पढ़ा रेवेन्यू, रेवेन्यू हमने पढ़ा उस पर कि हम कितना अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अर्निंग हम सेल आउट करेंगे, कितना अर्निंग करेंगे, कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे, हमने रेवेन्यूज पर स्टडी करा। नेक्स्ट हमने चैप्टर कवर करा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, क्या जितना हम अर्न कर पा रहे हैं उसमें आप सेटिस्फाई हैं, एक प्रोड्यूसर सेटिस्फाई रहता है या नहीं रहता है। फाइनली अब हम वो सप्लाई कर रहे हैं, प्रोड्यूसर ने जो प्रोडक्शन किया आप उसका सप्लाई करोगे, मतलब सेल आउट करोगे, सेल करोगे। ठीक है, कंज्यूमर को सेल करना, मार्केट में सेल करना, तो वही चीज हमें देखने की है क्या। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम शुरुआत करेंगे सप्लाई से। व्हाट इज सप्लाई? सो इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स। सीधी सी बात है कि आपने जो भी प्रोड्यूस कर रखा है उसकी क्वांटिटी ही तो आप सेल करोगे मार्केट में जाके। ठीक है, कंज्यूमर्स को आप क्या सेल करोगे? क्वांटिटी जो आपने प्रोडक्शन कर रखा है। So it refers to the quantity of the goods which a producer is willing to sell at certain time and different possible prices. ठीक है, डिफरेंट प्राइजेस पे एक क्वांटिटी की है, हम क्वांटिटी सेल आउट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस ज्यादा से प्राइस पर अब ज्यादा से क्वांटिटी सेल आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा प्राइस पर आप क्वांटिटी सेल करेंगे उतना आप प्रॉफिट अर्न करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है सी के अंदर, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई क्या है। फिर क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, इट रेफर्स टू द सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट द सर्टेन टाइम एंड प्राइस। ठीक है, एक सर्टेन प्राइस पर, एक सर्टेन टाइम पर आप कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी, एक सर्टेन क्वांटिटी की इतनी क्वांटिटी हमें 10 यूनिट इतने प्राइस पर इस समय सेल आउट करनी है, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन। सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? सप्लाई शेड्यूल देखो, जब आप मार्केट में जैसे प्रोड्यूसर जाओगे, ठीक है, तो मार्केट में जब आप सेल कर रहे हो तो वहां पर सेल करने वाले आप हो और आप जैसे कई सारे लोग हैं। ठीक है, अगर मैं सिर्फ आपका इंडिविजुअल, सिर्फ आपका ही शेड्यूल, मतलब टेबल, शेड्यूल मतलब यहाँ पर टेबल है कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर आप अपने गुड्स को सेल कर रहे हैं मार्केट में, और उसमें क्वांटिटी की किस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी आप सेल कर रहे हैं, अगर मैं इसकी टेबल बनाता हूं, ठीक है, सिर्फ आपकी टेबल बनाता हूं, तो इसे मैं बोलता हूं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। बट आपके साथ दो तीन लोग और है वहां पर जो सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, मान ले तो आप ए हो, दूसरा बी है और सी है, मैं तीनों की टेबल बनाता हूं और उसे एग्रीगेट कर, मतलब कंसोलिडेट कर देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या रहेगा, ये मार्केट सप्लाई हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में मैंने एक से ज्यादा लोगों की टेबल बनाई। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा एग्रीगेट या मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, अब इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है क्या, अब यहाँ पर हम इसके डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले टेबल, आप मार्केट में जब 2 रुपए के प्राइस पे आप 10 यूनिट सेल कर रहे थे, 4 रुपए के प्राइस पे, ऑब्वियसली प्रोड्यूस, यहाँ पे क्या रहता है, प्राइस में और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन रहता है। जैसे प्राइस और डिमांड में क्या रहता है, प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन रहता है, क्योंकि वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पता है कंज्यूमर क्या चाहता है। जैसे आप अगर सपोज करो आप कंज्यूमर हो, तो आप यही चाहोगे कि कम से कम प्राइस पर मैं ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी परचेज करूं। बट आप यहाँ पर क्या हो, दुकानदार हो, आप सेलर हो यहाँ पर। ठीक है, आप सेल करने वाले हो, प्रोड्यूसर हो आप यहाँ पर, तो आप क्या चाहोगे कि ज्यादा से ज्यादा प्राइस पर मैं ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी सेल करूंगा। इसलिए जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे वैसे वैसे आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाना शुरू करोगे। ठीक है, सो प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी भी बढ़ रही है, 4 पे 20, 6 पे 30, इस तरीके से दिस इज योर इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। अब हम आते हैं मार्केट और मार्केट सप्लाई शेड्यूल पर। हमारे पास प्राइस वही मार्केट में 2, 4, 6 का प्राइस चल रहा है। प्रोड्यूसर एक ही बात करता है, वो कितनी सप्लाई करता है, 2 के प्राइस पर 10 यूनिट सेल करता है, 4 के प्राइस पे 20 और 6 के प्राइस पे 30। उसी तरीके से हमारा प्रोड्यूसर भी है, वो कितनी सप्लाई करता है, 20, 30, 40 एंड सी, इस तरीके से। जब मैं इनकी इकट्ठी टोटल कर दूंगा तो ये मेरी मार्केट या एग्रीगेट सप्लाई बन जाएगी। तो दिस इज योर मार्केट, दिस 60, 90, 120। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई मतलब अब ये मैं मार्केट लेवल पर देख रहा हूं, तो ये मेरा टोटल आ गया। ये मेरे टेबल हो गई इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, दोनों टेबल मैंने रेडी कर ली। अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, इट रेफर्स टू द शेड्यूल, मतलब टेबल in which presenting the relation between supply
एट सप्लाई कर रहे हैं एट द वेरियस पॉसिबल प्राइजेस, डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस है यहाँ पर। सो और सप्लाई एज बाय अ प्रोड्यूसर, एक प्रोड्यूसर के द्वारा, एक सेलर के द्वारा यहाँ पर हम सेल आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक सेलर क्या कर रहा है, सेल आउट कर रहा है, ठीक है। तो एक सेलर यहाँ पे सेल आउट कर रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर, ठीक है, सप्लाई कर रहा है, तो उसके बीच का ये रिलेशन है। सेम इसकी डेफिनेशन में और इसकी डेफिनेशन में बस थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि यहाँ पर एक सेलर है तो यहाँ पे एक से ज्यादा सेलर है, तो बस इतना डिफरेंस आएगा। एग्रीगेट या मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? इट रेफर्स टू द शेड्यूल इन विच प्रेजेंटिंग relation between supply at the various possible prices by one or more producer or producers, ठीक है। तो आपने यहां पर देखा कि सिर्फ अंतर कितना डेफिनेशन में, सिर्फ ये लाइन ऐड हो गई है और मोर प्रोड्यूसर्स, ठीक है, मोर इतना और मोर प्रोड्यूसर इतना ऐड हुआ है, बाकी डेफिनेशन पूरी सेम है। तो एक याद हुई तो दूसरी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। सप्लाई शेड्यूल अगर आपको समझ में आ गया तो सप्लाई कर्व भी आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसी से हम क्या बनाते हैं, सप्लाई यहाँ पर इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूलों में दे रखा है, इसी से हम कर्व बनाते हैं, ठीक है। कर्व बनाएंगे, अभी कर्व बनाएंगे तो कर्व बनाएंगे इसके अंदर हम, ठीक है। तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड एग्रीगेट और मार्केट सप्लाई शेड्यूल, यहाँ पर दो चीजें हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, एग्रीगेट और मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब आपने टेबल है आपके पास, क्या आप टेबल से डायग्राम नहीं बना सकते? क्योंकि आप डायग्राम बना सकते हैं, तो जो डायग्राम बना सकते हैं उसी को बोलते हैं सप्लाई कर्व। अब ऑब्वियसली जब हमारे पास दो टेबल है तो दो ही हमारे पास दो तरह के कर्व होंगे, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और एग्रीगेट मार्केट सप्लाई कर्व। अब डेफिनेशन में डिफरेंस कितना आएगा, जहां पे शेड्यूल आ रहा था वहां पे सिर्फ कर्व आप रिप्लेस कर देंगे, शेड्यूल को कर्व से रिप्लेस कर देंगे, बस डेफिनेशन में इतना अंतर आएगा। टेबल हमारी बनेगी, सेम टेबल रहेगी, ठीक है। एंड इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इट रेफर्स टू अ curve in which presenting relation between supply at the various possible prices by one producer, ठीक है, one producer। यहाँ पे अंतर कितना आया, प्रेजेंटिंग कर्व, सिर्फ कर्व, यहाँ पे कर्व आया और इसमें क्या था, शेड्यूल, बस इतना डिफरेंस आया। एग्रीगेट में क्या रहेगा, मार्केट या एग्रीगेट सप्लाई कर्व, इट रेफर्स टू द कर्व इन विच प्रेजेंटिंग द रिलेशन बिटवीन सप्लाई एट द वेरियस पॉसिबल प्राइसेस बाय वन और मोर प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अभी थोड़ा सा पेज 6-7 लाइन की जगह छोड़ लेना, हम इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। आधा पेज छोड़ लेना, यहाँ पे हम इन दोनों के डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद ये हेडिंग देना, कंपोनेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई के ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो सप्लाई के फैक्टर्स बताने हैं जिससे सप्लाई पे फर्क पड़ता है, ठीक है। सप्लाई पे फर्क पड़ेगा, जैसे प्राइस है, अगर प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, सप्लाई बढ़ाओगे। तो वो सारी चीजें, वो फैक्टर्स, वो डिटरमिनेंट जिनकी वजह से सप्लाई में चेंजेस आते हैं, ठीक है, सप्लाई में चेंजेस आएंगे। सो कंपोनेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, ये आपको हेडिंग देनी है। सबसे पहले तो प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है, इस तरह से आप शॉर्टकट में इसे लिख सकते हैं और इससे आपको पूरा का पूरा ये याद रहेगा। सो प्राइस और सप्लाई, प्राइस इंक्रीजेस, supply also increases, if price decreases supply also decreases, so there is a positive relationship between price and supply, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्राइस में और सप्लाई के बीच में। अब इसके कंटेंट पढ़ लेते हैं क्या है। सो प्राइस ऑफ गुड्स अफेक्ट्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ऑब्वियसली इलास्टिसिटी क्या होती है, चेंज, किसी चीज में चेंज आना। तो यहाँ पर हम चेंज किसकी बोल रहे हैं, सप्लाई की। अगर प्राइस में प्राइस चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली इट विल इफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मतलब यहाँ पे चेंजेस आएंगे सप्लाई में। इफ प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस देन सप्लाई ऑफ गुड्स आल्सो इंक्रीजेस, लाइकवाइज इफ प्राइस ऑफ गुड्स डिक्रीजेस देन सप्लाई ऑफ गुड्स आल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। हेंस देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन, बिटवीन प्राइस ऑफ सप्लाई, प्राइस एंड सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। इजी डेफिनेशन, इजी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कुछ मान लो कि दो गुड्स ऐसे हैं कि दोनों आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के मतलब मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं उन्हें, मान लो एक्स गुड्स और वाई गुड्स। अभी करंट में क्या है कि जो प्रोड्यूसर है, मान लो आप प्रोड्यूसर हो तो आप करंट में एक्स गुड्स सेल आउट कर रहे हो, ठीक है। इसका रिलेटेड गुड्स मतलब सब्स्टिट्यूट्स है वाई इसका सब्स्टिट्यूट्स है। मान लो को वाई के प्राइस इंक्रीज कर जाएंगे तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा गुड्स, मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूं, सेल आउट करूं। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, पता है कि मार्केट में दोनों गुड्स की बहुत डिमांड है और आप क्या कहते हैं, जिसके प्राइस ज्यादा बढ़ रहा है आप उसकी प्रोडक्शन करोगे और उसे सेल आउट करना शुरू कर दोगे,
कारण, ठीक है, तो इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ध्यान से समझना इस चीज को। आप एक्स गुड्स करंटली सेल आउट कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो उसका, ठीक है, और वाई गुड्स के, वाई गुड्स इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ एक्स गुड्स, ठीक है। अब वाई गुड्स की सेल आउट, वाई गुड्स के प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप क्या चाहोगे एज ए प्रोड्यूसर? अब ये चाहोगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करूं और वाई गुड्स प्रोड्यूस करूं और उसे सेल आउट करूं। तो इसका मतलब क्या है, करंट वाले की सेल आउट कम हो जाएगी और जिसके प्राइस बढ़ेंगे उसकी रिलेटेड गुड्स की क्या कहते हैं, सेल आउट ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिलेटेड गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे तो जो आप गुड्स सेल आउट कर रहे हो उसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी सेल करने की, ठीक है, सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। अगर रिलेटेड गुड्स के प्राइस डिक्रीज होंगे तो करंट गुड्स जो आप सेल कर रहे थे उसकी सप्लाई और इंक्रीज हो जाएगी, तो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। सो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सप्लाई। तो करंट सप्लाई, जो आप करंट में आपके पास सप्लाई है वो करंट सप्लाई, ठीक है। सो प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस, देन सप्लाई ऑफ करंट गुड्स इंक्रीजेस, सो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। सो प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इफेक्ट्स तो कर ही रही है, इलास्टिक ऑफ सप्लाई, इफ द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इंक्रीजेस देन सप्लाई ऑफ गुड्स decreases. Likewise, if the price of related goods decreases, then supply of goods increases. Hence, there is a negative relation between price and related goods and supply of goods. ठीक है, ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट है नंबर ऑफ फर्म्स। नंबर ऑफ फर्म्स, तो हमारा नंबर ऑफ फर्म्स, अब मान लो कि मार्केट में नंबर ऑफ फर्म्स ज्यादा बढ़ जाए, एक ही गुड्स को सेल आउट करने वाले, तो इससे क्या रहेगा, नंबर ऑफ फर्म्स ज्यादा बढ़ रहे हैं तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, जब प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा तो सप्लाई भी ज्यादा होगी, ठीक है। एक्स गुड्स है, एक्स गुड्स को प्रोड्यूस करने वाले बतेरे लोग हैं, बहुत सारे फर्म्स आ चुके हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं, अब मार्केट में कई सारे फर्म्स आ गए हैं, ठीक है। अब जब कई सारे फर्म्स आ जाएंगे, कई सारी कंपनीज आ जाएंगी, कई सारे लोग एक ही गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे तो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी, बस। तो देयर इज अ positive relationship between number of firms and supply of goods, ठीक है। So number of firms affect the elastic of supply. If the number of firms increases then supply of goods also increases, ठीक है। Likewise, if the number of firms decrease then supply of goods also decreases. Hence there is a positive relation between number of firms and supply of goods, ठीक है। अभी और भी है, ठीक है, मैं इसे रफ करता हूँ, तब इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसके लिए आधा पेज छोड़ देना जिसमें हम डायग्राम बनाएंगे, इसे नोट डाउन कर लो। ओके, अब जो बचे हुए पॉइंट है उन्हें कवर करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और एक्सपेक्टेशन प्राइस, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये 3 पॉइंट है इसके अंदर। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, अब देखो सीधी सी बात है, अगर आप कोई अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन पे तो सप्लाई बढ़नी है। अगर आप आउटडेटेड कोई पुरानी कोई ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो आपको प्रोडक्शन उतना प्रोडक्शन नहीं होगा जितना मॉडर्न टेक्नोलॉजी से होगा। और मॉडर्न चीजें ये आजकल ऑब्वियसली समय के साथ नई चीजें आती है और लोगों को नई चीजें पसंद आती है, ठीक है। तो हम प्रोडक्शन भी उन मॉडर्न चीजों का ही करते हैं, ठीक है, और उसमें हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है और डिमांड भी उन्हीं चीजों की ज्यादा रहती है, ठीक है। तो सिंपल सा क्या है इसके अंदर, अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी हमारे पास 2 तरह की है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल मतलब जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, हम नई टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। अगर हम नई टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो सीधी सी बात है हमारा प्रोडक्शन मतलब सप्लाई हमारी इंक्रीज करेगी। So if producer uses modern technology then supply of goods increases, ठीक है। अगर प्रोड्यूसर यूज करता है ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी देन सप्लाई ऑफ गुड्स डिक्रीजेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेशन प्राइस। एक्सपेक्टेशन प्राइस क्या होता है, ये फ्यूचर से रिलेट करता है। अगर प्रोड्यूसर को ये लगता है कि फ्यूचर में, भविष्य में प्राइस डिक्रीज करेंगे, प्राइस भविष्य में डिक्रीज करेंगे, तो उसे पता है कि मैं सस्ते दाम पर क्यों सेल आउट करूंगा, तो जो प्राइस अभी है उस पर ज्यादा से ज्यादा सेल आउट करने की वो कोशिश करेगा। लेकिन अगर प्रोड्यूसर को ये लगता है कि नहीं, इसके प्राइस भविष्य में इंक्रीज करेंगे, तो मैं अभी जो क्या कहते हैं सेल आउट कर रहा हूँ जो गुड्स, उसकी जो क्वांटिटी है, सेल ऑफ गुड्स की क्वांटिटी, उसे क्या करेगा, डिक्रीज, मतलब सप्लाई डिक्रीज कर देगा।
एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ज्यादातर हमने केस देखा है कि प्याज, ठीक है, प्याज के जैसे ही प्राइस बढ़ते हैं तो प्राइस को प्रोड्यूसर क्या करते हैं, अपना स्टॉक गोदाम में इकट्ठा करके रख लेते हैं। और जैसे ही भविष्य में उन्हें लगता है कि प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो प्याज हो जाएगी, तब वो क्या करेंगे, इकट्ठा प्याज को सेल आउट करेंगे। तो करंट उन्हें लगता है कि भविष्य में प्राइस बढ़ेंगे, तो अभी वो क्या करते हैं, सारे के सारे प्याज को गोदाम में इकट्ठा करके रख लेते हैं, मतलब सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। बट अगर उन्हें ये लगे कि भविष्य में तो प्राइस डिक्रीज होंगे, कम होंगे, तो वो अभी क्या करेंगे, सप्लाई ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब एक्सपेक्टेशन प्राइस में और सप्लाई में जो रिलेशन है वो है नेगेटिव रिलेशन। अब एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सपेक्टेशन प्राइस इफेक्ट द इलास्टिक ऑफ सप्लाई, ये तो सब पता ही आपको। इफ एक्सपेक्टेशन प्राइस expectation price is related to the future. If a producer realizes that the price of goods increases in the future, then the producer will decrease the supply of goods in a present. तो present में वो क्या करेगा, supply of goods decrease कर देगा। Likewise, if the producer realizes that the price of goods will decrease in a future, भविष्य में प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे, तो अभी क्या करेगा, सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। He will increase the quantity of supply in present, not in future, in present, ठीक है। Hence there is a negative relation between expectation price and supply, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारा बचता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप जिस गुड्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी तो ऑब्वियसली आप प्रोडक्शन कम करेंगे। अगर आप प्रोडक्शन कम करेंगे तो गुड्स कम प्रोड्यूस होगा, और जब कम प्रोड्यूस होगा तो सीधी सी बात है, सप्लाई भी कम होगी। अगर कॉस्ट उसकी कम लग रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। अगर ज्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होगी तो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स सेल आउट भी होगी। तो यहाँ पर क्या नेगेटिव रिलेशन है, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्रीज करेगी तो सप्लाई हमारी डिक्रीज करेगी, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स डिक्रीज करेगी तो सप्लाई हमारी इंक्रीज करेगी। So cost of production affects the elastic of supply. If the cost of production increases, then supply of goods decreases. Likewise, if a cost of production decreases, then supply of goods increases. Hence, there is a negative relation between cost of production, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये कर रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। मैंने बोला था आपको कि आधा पेज छोड़ देना, वहां पर इंडिविजुअल सप्लाई कर्व जो टेबल बनाई थी उसके नीचे आपको ये कर्व बनाना है, और एग्रीगेट मार्केट सप्लाई कर्व के नीचे आपको ये अलग कर्व बनाना है। इंडिविजुअल की देखोगे तो आपको सीधा एक कर्व बनेगा, क्योंकि वहां पे एक ही सेलर का हमने टेबल बनाया था। यहाँ पर हमने 3 का बनाया था, तो सबसे पहले हमने उनका इंडिविजुअल बनाया, फिर एग्रीगेट करके देखा तो मार्केट सप्लाई कर्व भी है। तो सप्लाई ए प्रोड्यूसर बी और सी प्रोड्यूसर की सप्लाई, और यहाँ पर पूरे मार्केट में तीनों की सप्लाई का कर्व कैसा रहेगा, तो वो इस तरीके से रहेगा। तो ये तो ये कर्व आपको बनाना है वहां पर, ठीक है। तो ये टॉपिक अभी कुछ और वीडियोस बनेंगे इसमें, ठीक। तो अभी हम इतना ही पढ़ते हैं इसमें, तो तब तक अपने ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी मदद करें ग्रो करने में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ यू।